हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक भौतिक विज्ञान का नया चैप्टर लेकर आए हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। कक्षा 12 के लिए है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले एक दो चीजों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने कक्षा 11 में भी पढ़ी है। तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यहाँ वेव्स होना चाहिए। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के प्रत्येक कण का किसी भी क्षण परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग-अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। हमने कक्षा 11 में भी पढ़ी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा प्रत्येक पार्टिकल का, वो इंडिविजुअल वेव के द्वारा उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। कोई वेव उसको ऊपर में डिस्प्लेस कर सकती है, कोई नीचे, ठीक है ना। तो इस प्रकार बहुत सारी वेवों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल वेक्टर सम होगा। दूसरी चीज है कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स किनको बोलते हैं? जो ऐसे सोर्स जिनसे निकलने वाली तरंगे आवृत्ति में समान हो ही, साथ में उनके बीच कलांतर जो है समय के साथ बदले ना, यानी फिक्स रहे। कलांतर यानी फेज डिफरेंस भी फिक्स होना चाहिए। तो वो स्रोत क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, यानी कला संबंध। दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है जब उनसे निकलने वाली तरंगों में समान आवृत्ति और नियत कलांतर होता है। तो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों में कभी भी समान क्या है, समान तरंग दैर्ध्य, समान आवृत्ति और एक ही कला या स्थिर कलांतर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता भी प्रकाश स्रोतों में, क्योंकि क्या है, प्रकाश क्या है, एटॉमिक घटना है भाई। एटम क्या है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन उसका उत्तेजित होकर ऊपर कक्षाओं में चला जाता है, फिर जब लौटता है तो वो क्या करता है, प्रकाश तरंग उत्सर्जित करता है। और ये तरंगे 10⁻⁻8 सेकेंड में क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। इतनी जल्दी जल्दी जब तक प्रकाश तरंगे निकलती हैं, तो उनके बीच दो स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच कला संबंध उत्पन्न संभव है, कलांतर स्थिर होना असंभव सी बात है। कौन सी फ्रीक्वेंसी का तरंग कब निकलेगी ये भी बता पाना असंभव है। हमारे आसपास जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो लगभग क्या है, सभी कला असंबंध होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। केवल लेजर एक कला संबंध स्रोत है। क्लियर? यदि हमको व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, यदि प्रैक्टिकली समझना है तो ये बहुत जरूरी है कि प्रकाश जो स्रोत हो वो दोनों क्या हो, एक ही प्रकाश तरंग को जब दो हिस्सों में तोड़े तभी संभव है व्यतिकरण पैटर्न। अब हम जानते हैं कि व्यतिकरण होता क्या है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या है, परिवर्तन हो जाता है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ में न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? इसके लिए क्या होना चाहिए, समान आवृत्ति की और लगभग समान आयाम की तरंगे ही होनी चाहिए, ताकि व्यतिकरण पैटर्न स्पष्ट दिखाई दे। क्लियर है? और ये जो तीव्रता यानी ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, कैसे होता है, वही अध्यारोपण का स्थान हमको ये बतलाएगा। यदि ये समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की नहीं होंगी, तो जहां न्यूनतम तीव्रता होनी है और जहां अधिकतम होनी है, उनके बीच लगभग अंतर कम रह जाएगा, तो पैटर्न देखना मुश्किल होगा। इसलिए आयाम और आवृत्ति अगर समान हो तो व्यतिकरण पैटर्न क्या है, स्पष्ट बनेगा, है ना। और ये काम होता है अध्यारोपण के ही सिद्धांत से, क्योंकि क्या है, जो विस्थापन है किसी भी क्षण किसी कण का, वो क्या है, तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिशों के बराबर होगा। जिससे क्या होगा, परिणामी जो तरंग होगी उसका आयाम बदल जाएगा, और आयाम जो है मूल तरंगों से जब बदल जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता हम जानते हैं आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाएगी। क्लियर? तो ये है व्यतिकरण, है ना। और अब व्यतिकरण जिन स्थानों पर विपरीत कला में तरंगे मिलती हैं, ये रहे, यानी जहां किसी तरंग का ये अनुप्रस्थ तरंगे दिखाई है, श्रृंग और गर्त मिल जाएगा,
वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी विनाशी व्यतिकरण। ये किसको बोलते हैं? जहां पर तीव्रता कम हो जाती है उस स्थान पर क्या कहलाता है? विनाशी व्यतिकरण। क्लियर? और जहां तरंगे समान कला में मिलेंगी, यानी श्रृंग श्रृंग से, गर्त गर्त से, तो वहां पर क्या बन जाता है? तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है, तो वहां पर क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। तो इस प्रकार व्यतिकरण में दो घटनाएं ये एक साथ होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता बहुत बढ़ गई तो संपोषी व्यतिकरण, यानी जिन स्थानों पर समान कला में तरंगे मिली, और जहां पर तीव्रता घट गई, कहां पर? जहां तरंगे विपरीत कला में मिली, वहां पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव। तो ये कहना तो गलत है कि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए व्यतिकरण में दो घटनाएं होती है, संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण। क्लियर? अब हम यंग के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। यंग ने किस प्रकार से व्यतिकरण को दिखाया और व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त किया, उसको समझते हैं। तो थॉमस यंग ने क्या किया? एक प्रकाश एक वर्णीय स्रोत लिया, है ना, और उसके आगे एक पर्दा लगा दिया, उसमें बराबर दूरी पर, इस स्रोत से बराबर दूरी पर जो रहे इनके, वो दो झिरियां काट दी, पतली पतली। क्लियर? एक ए और बी। इस प्रकार ए एस स्रोत से आने वाली लाइट रेज यहाँ दो हिस्सों में बढ़ गई, एक स्रोत ए बन गया और एक बी बन गया। ठीक, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की भी व्याख्या हुई। अब बी से जाने वाली तरंगे जब आगे बढ़ी और ए से जाने वाली तरंगे जो आगे बढ़ी, देखिए डॉटेड लाइन से कुछ दिखा रखी है, ये कुछ फुल लाइन से दिखा रखी है। तो मान लीजिए डॉटेड लाइन हमने क्या है? गर्त दिखा रखी है, और श्रृंग क्या है? फुल लाइन दिखा रहे हैं। जिस चीज में एक श्रृंग और एक गर्त, एक श्रृंग और एक गर्त ये मिले पर्दे पे बने, वहां क्या बन गई? देखा उसने, पर्दे पर डार्क फ्रिंज बन गई, ब्राइट फ्रिंज, है ना। ये व्याख्या तो हम अब कर पा रहे हैं तरंग सिद्धांत के आधार पे, लेकिन पहले क्या दिखा कि पर्दे पर कुछ स्थानों पर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। यदि हम अलग अलग सोच देंगे, उनमें कला अंतर इतनी जल्दी बदलेगा कि जहां पर कुछ सेकंड पहले, कुछ सेकंड क्या, सेकंड के लाखों हिस्से पहले भी एक ब्राइट फ्रेम बन रही थी, तो थोड़ी देर बाद वहां पे डार्क फ्रेम बन जाएगी। ऐसे बदलता जाएगा तो हम पता ही नहीं चल पाएगा कि है पैटर्न है भी या नहीं, व्यतिकरण हो भी रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस फिक्स रहे, ताकि एक जगह पर वो सेम फेज में मिले, तो क्या होगा? वो परमानेंट वहां पर ब्राइट बन जाएगा, दूसरी जगह पे डार्क बन जाएगा। ठीक, तो विपरीत कला में ये देखिए ये स्थान है, समान कला में जहां एक डॉटेड लाइन को काटेगी वो भी समान कला, फुल लाइन को काटती है तो वो भी समान कला। लेकिन जहां एक डॉटेड लाइन और एक फुल लाइन काटती है तो वो ये है विपरीत कला। यहाँ डार्क फ्रिंज, यहाँ ब्राइट फ्रिंज। इस तरह से यंग ने प्रायोगिक प्रदर्शन किया व्यतिकरण का, किस प्रकार से ये बनता है। क्लियर? अब आगे हम व्यतिकरण जो पैटर्न है वो कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ डार्क, उसकी पोजीशन के लिए तो डिराइव करते हैं। तो मान लीजिए ए बी दो स्रोत, तो झिरियां यंग ने काटी वो है जिनके बीच डी डिस्टेंस है, स्रोत यहाँ कहीं दूर है, उससे मतलब नहीं। ये दो स्रोत हैं। क्लियर? दो प्रकार स्रोत क्या है? ए बी बन गए, जो कला संबंध है ना। अब ध्यान रहे, यहां से यहां तक ए और बी एक ही स्रोत से दो तरंगे आई, इनिशियली इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कहां बनेंगी? केवल यहां से और यहां तक जाने में जो डिफरेंस पाथ का हो रहा है, इसकी वजह से ही फेज डिफरेंस पैदा होगा। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो रिलेशन है वो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, उसके लिए हम अलग से क्या है चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए ए और बी के बीच डिस्टेंस डी है, और यहां से दूसरा जो पर्दा है उसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है। वो ये एंगल जहां पर हमको एक्स पोजिशन, इस सी सेंटर से एक्स पोजिशन पी पर हमको पता लगाना है कि कौन सी फ्रिंज बनती है, तो इसका जो एंगुलर डिस्टेंस हो वो थीटा है। क्लियर? ठीक है, थीटा। ध्यान रहे ये स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत कम होता है। क्लियर? तो अब अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए एंगल थीटा ही होगा। क्लियर? और ये थीटा है तो ट्रायंगल ए बी एम में क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ए बी, यानी डी।
bm अपॉन डी, यानी bm इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sin थीटा, इसको यहाँ ले जाइए, d sin थीटा, क्लियर। नाउ इन ट्रायंगल पीओसी, अब पी ओ और सी यहाँ है, क्लियर। पीओसी में देखेंगे तो ये एंगल बहुत छोटा होगा थीटा, क्लियर है ना, बहुत छोटा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है दूसरी पर्दे की, और ये डिस्टेंस दोनों की इसके कम होती है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा इसमें लिया था ना, इसमें भी साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पीसी अपॉन ओसी, यानी पीसी क्या है, एक्स जो पोजीशन है, एक्स डिस्टेंस, और ये क्या है, कैपिटल डी, क्लियर। एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं साइन थीटा की जगह, तो बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू, ई पहले से है, एक्स अपॉन डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एम इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ये फेज डिफरेंस है किसके बीच, पी तक जाने वाली रेज के बीच, ये फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस ये पैदा हो गया। अब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर ये पी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर क्या होना है, इंटरफेरेंस होना है, संपूषी व्यतिकरण होना है, तो दोनों तरंगों के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा, यानी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का ये लाइट है, तो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। लैम्डा क्या है, तो लाइट की तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, तो लैम्डा का पूर्ण गुणज यानी एन लैम्डा होना चाहिए, तो जहां लैम्डा क्या है, सॉरी एन क्या है, 1 2 3 4 इसकी वैल्यूज होंगी पूर्णांक, और लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार शर्त क्या हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा इक्वल टू डी स्मॉल डी एक्स अपॉन कैपिटल डी, यानी ब्राइट एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन डी, और कैपिटल डी इधर क्या, तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी इन जनरल, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, कि भी लैम्डा का आधा गुना होना चाहिए ना, हाफ से मल्टीप्लाई 1/2 में आना चाहिए, तो इसके लिए 1/2 इंटू टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा, ये आना चाहिए पाथ डिफरेंस, यानी बी एम की वैल्यू ये होगी, तो वहां पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 टू एन माइनस वन इंटू लैम्डा इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, एक्स इज इक्वल टू 1/2 टू एन माइनस वन लैम्डा कैपिटल, यहाँ ये क्या होगी, इस पोजीशन पे कौन सा बनेगा, डार्क फ्रिंज बनने की ये शर्त होती है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं और फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, एक्स इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी पर। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए एन इक्वल टू, एन की वैल्यू x1 इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी होगा। इसी प्रकार nth ब्राइट फ्रिंज के लिए तो ये फॉर्मूला है ही, एन लैम्डा डी अपॉन डी, और nth प्लस वनथ, n प्लस वनथ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या क्या हो जाएगा, n प्लस वन डी लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा इन अपॉन स्मॉल डी। अब इसकी अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी भाई, इस ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो विड्थ आएगी वो डार्क फ्रिंज की विड्थ आएगी, बल्कि ये क्या होना चाहिए, ब्राइट डार्क फ्रिंज की विड्थ जो आएगी, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n प्लस वन लैम्डा डी लैम्डा अपॉन डी माइनस एन लैम्डा डी अपॉन डी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n वाला पोर्शन इस n वाले पोर्शन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, b इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल, ये बच रहा है, ये डार्क फ्रिंज की हो जाएगी क्या, विड्थ। दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस जो है डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी, ध्यान रहे यहाँ ब्राइट दिख गया गलती से, और इसी प्रकार दो डार्क फ्रिंजों के बीच की विड्थ जो होगी वो क्या हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी। तो फर्स्ट जो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमने निकाला, x इक्वल टू 1/2 टू n माइनस वन इंटू कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, अगर n इक्वल टू 1 रख दें तो ये आएगा x, यहाँ पर रखिए 1, तो 2 माइनस वन 1, 1/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक, और डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ गया, तो ये फर्स्ट क्या है, पोजीशन किसकी है, डार्क फ्रिंज की है। इसी प्रकार ये कौन सी पोजीशन है, ये nth
डार्क फ्रिंज की पोजीशन है n+1 और डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या हो जाएगी, n+1 रखना पड़ेगा, यानी 1/2 2n+1 d लैम्डा, है ना। ये n+1 डार्क फ्रिंज की पोजीशन है, उसमें से n डार्क फ्रिंज की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है, वही 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 यहाँ पर 1/2 तो 1 यानी d लैम्डा अपॉन d ये बचा। तो ये भी फ्रिंज, देखिए ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की विड्थ सेम आती है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक में।